जिस विषय वस्तु को आप लोग समझ रहे हैं उसका नाम है लोक प्रशासन। तो बेसिकली पीछे के जो भी 6-7 क्लास हुआ उस क्लास में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और डेफिनेशन इसलिए किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बोला गया है डेफिनेशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ की जो परिभाषा है ना वो उसका प्रारंभ है और उसका अंत है। तो उसी प्रकार से आप लोग का जीवन भी है। जिस दिन आप लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझ गए, ठीक है ना, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस धरती पे आपके जीवन का 2 दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, जिस दिन आपका इस धरती पे जन्म हुआ, और दूसरा, जिस दिन आपने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया। अन्यथा मैक्सिमम लोग इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा उद्देश्य उनको पता नहीं चलता है। थोड़ा सा आप लोग भी प्रयत्नशील बनिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कीजिए। जीवन का ये कतई उद्देश्य नहीं है कि बीपीएससी निकाल लिए, 2-4-10 करोड़ कमा लिए, बेटे को अमेरिका, अपने संतान को अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस पढ़ने के लिए भेज दिया, वही जीवन का उद्देश्य है। या इतना प्रॉपर्टी बना लिए कि आगे 2-4 जनरेशन के लिए खाने का दिक्कत नहीं पड़ेगा, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस सृष्टि ने आपको जो जीवन दिया है वो केवल इसलिए नहीं दिया है कि आप यथा स्थिति के पोषक बने रहो। यथा स्थिति के पोषक का मतलब है कि जो काम पूरी दुनिया के लगभग 7 अरब आबादी, 7.5 अरब आबादी या भारत की लगभग 130 करोड़ जनता कर रही है, उसी भीड़ में आप भी चलो। इस सृष्टि ने आपको जीवन दिया है, उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पर्पस है, उस पर्पस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। उस पर्पस में एक सिंपल सा फंडा ये समझिए आप कि ये सृष्टि जो है, ये जो नेचर है आपका, वो आपको कुछ दे रही है, उसके बदले में इस सृष्टि को आप भी कुछ लौटाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना जीवन जो व्यतीत कर देते हो पढ़ाई लिखाई के बाद से उसी नॉर्मल फैमिली के लाइफ में, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के भी सोचिए। वो आपके जीवन, वो आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण पहलू है। ऊपर उठ के सोचने का क्या मतलब है? आप अपनी संस्कृति के बारे में जानिए, आप अपनी सभ्यता के बारे में जानिए, और जो समाज आपके लिए इतना डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, उस समाज के प्रति आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी कुछ दायित्व है, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। उस चीज को समझिए, और ये आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन हम लोग बस 2-3 चीज में ही सिमट के रह जाते हैं। बीपीएससी क्वालिफाई करोगे, एसडीएम, डिप्टी एसपी या बीडीओ किसी भी पोस्ट पे जाओगे, अल्टीमेटली आपके जीवन का उद्देश्य वो है जो कि व्यर्थ है। समझ गए? बीपीएससी क्वालिफाई करना केवल आपके जिंदगी का पर्पस नहीं है। उस पद पर रहते हुए आप समाज के लिए क्या कर रहे हो वो आपका पर्पस होना चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं ऑप्शनल में, सभी का अल्टीमेट पर्पस होगा बीपीएससी क्वालिफाई करना। लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद उस पोस्ट पे जाने के बाद का विजन आप लोग का धुंधला है। आपको पता ही नहीं है कि उसके बाद क्या करना है। आपको बस इतना पता होगा कि ऑफिस में बैठेंगे, 4 व्हीलर सरकारी गाड़ी आएगा, हमको ले जाएगा, वहां पे गार्ड खोलेगा, हम उतरेंगे, ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, फिर घर। लेकिन वो पद की गरिमा को समझिए। उस पद पे रहते, हाँ और भी चीज है, मुझे भी पता, और भी चीज के सेंस आप किस सेंस में बोल रहे हैं। बात तो कुछ नहीं हुआ, बात जो है बहुत कुछ क्लियर ही है, समझ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये चीज आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं इस चीज को। लेकिन सामान्यतः एक्सेप्शन ये सोच रखने वाले होते हैं समाज में। हाँ, तो रियलिटी है, अच्छी बात है, और अपवाद होता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन समाज के एक मैक्सिमम वर्ग को, ठीक है ना, अब पूरे बिहार की आबादी कितनी? अप्रोक्स 10 करोड़, ठीक है। अब उस 10 करोड़ में बीपीएससी के पीटी का फॉर्म भरने वाले कितने लोग हैं? 67वीं को देखे 6 लाख था, ठीक है, तो ऑन एवरेज 6 लाख मान लो। आप सोचो 10 करोड़ आबादी में से 6 लाख, और ये 6 लाख केवल बिहार के नहीं है, आपके बगल में यूपी के भी होंगे, आपके बगल में झारखंड के भी होंगे, हरियाणा के भी होंगे, ठीक है, एमपी के भी होंगे। स्पेशल बिहार के कितने होंगे? मान लो 60%, 4 लाख, 5 लाख। 10 करोड़ में आपकी आबादी 5 लाख है जो बीपीएससी के बारे में सोच रहे हो और बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हो। इसी लेवल पे आप स्पेशल हो जाते हो। लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद वो अपनी स्पेशलिटी को मेंटेन करके रखो। किस सेंस में? सोसाइटी के सेंस में। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जिस लोक प्रशासन को हम लोग समझ रहे थे, उसके डेफिनेशन को समझा, उसके एरिया स्कोप को समझा हम लोगों ने, ठीक है, उसका भविष्य क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है,
उसका विकास कैसे हुआ, वो विकास की प्रक्रिया को आज हमें समझना है। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया का मतलब है जब लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई से लेकर आज तक, यानी जो आज हम लोग 2022 में चल रहे हैं, अभी तक लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ, उस चीज को हमें समझना है। अब इस चरण में हम क्या क्या देखेंगे अलग अलग स्टेप में, पहले उसको समझ लीजिए ब्रीफ में। जब आप किसी चीज का स्टडी प्रारंभ करते हो, या इस क्लास का एग्जांपल लो, क्लास में ही जब बच्चों ने बीपीएससी के बारे में आप लोग सोचे होंगे, ठीक है, आपके समाज में ही आपको 100 प्रकार का ओपिनियन मिला होगा, अरे बीपीएससी तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको मत करो, एसएससी की तैयारी कर लो, रेलवे की तैयारी कर लो, बीपीएससी में ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है, समझ में नहीं आएगा। 100 प्रकार के ऑब्स्टेकल, 100 प्रकार की चुनौती। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या है, आपके जीवन का विकास प्रक्रिया है। उस विकास प्रक्रिया में आपके समक्ष क्या आ रहा है, चुनौती आ रहा है, उस चुनौती को फेस करते हुए आप आगे बढ़ते हो। उसी प्रकार से लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है, ठीक है, उस विकास की प्रक्रिया में लोक प्रशासन के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आई हैं। उस चुनौती को लोक प्रशासन ने कैसे फेस करते हुए उसका सामना करते हुए आगे बढ़ा है, उसी विकास की प्रक्रिया को हम लोग देखने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला लेक्चर याद कीजिए, लगभग सभी लोग उस दिन अवेलेबल थे। मैंने बोला था कि दुनिया का पहला देश जहां पे लोक प्रशासन जैसे शब्दों का शोरगुल शुरू हुआ, इस शब्द के बारे में सुना गया, वो था आपका अमेरिका, यूएसए। यूएसए में ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का पहला कंट्री जहां पे लिखित संविधान था, ठीक है, वो था आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका दुनिया का पहला कंट्री था। आधुनिक आधुनिक वर्ल्ड की बात करें उसमें अमेरिका 1 नंबर पे है। अब स्वाभाविक है, जो कंट्री संविधान से संचालित होगा, संविधान मतलब रूल एंड रेगुलेशन, नियम एवं कानून, जो देश नियम एवं कानून से संचालित होगा, वहीं पे तो कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होगी ना। जहां पे ऑलरेडी अराजकता है, जहां पे शासन का कोई महत्व ही नहीं है, वहां पे फिर क्या किसी चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां पे रूल एंड रेगुलेशन का वैल्यू है, जहां पे संविधान के अनुसार सारा चीज संचालित हो रहा है, वहीं पे उससे रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। तो अमेरिका में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पहली बार शब्द का विकास हुआ। और लोक प्रशासन शब्द के जनक किसको माना जाता है? वुडरो विल्सन को। आप लोग बखूबी जानते हो ये कहां से संबंधित हैं? अमेरिका से संबंधित हैं। तो लोक प्रशासन के जनक, जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पीटी में भी हुआ करता था, आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे ऑप्शनल 2 पेपर पहले होता था, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शनल पेपर यूपीएससी के पीटी में भी पूछा जाता था। यूपीएससी के पीटी में जैसे 2 सुनते हो ना, एक जीएफ दूसरा सीसेट, ठीक है, सीसेट के स्थान पे आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ऑप्शनल का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था पीटी के लिए। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज जिस रूप में हम लोग लोक प्रशासन को देख रहे हैं, उस रूप में लाने का श्रेय किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है। अरे सिंपल सी बात है, किसी का इस धरती पे जन्म होगा तभी तो वो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा ना। तो आज हम लोग 2022 में लोक प्रशासन को जिस रूप में देख रहे हैं, उसको उत्पत्ति यानी अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको है? वुडरो विल्सन को है। तो लोक प्रशासन के विकास की प्रक्रिया को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया गया है। उसी को हम लोग 7 चरणों में देखेंगे। लोक प्रशासन की उत्पत्ति से लेके वर्तमान समय तक लोक प्रशासन ने क्या क्या चुनौती फेस किया है, क्या क्या समस्याएं आई हैं, उसी को हम लोग अलग अलग चरणों में डिवाइड करके देखेंगे। यहां तक में किन्हीं को समस्या? आगे बढ़ा जाए, चलिए। आज का जो क्लास है ना, कॉन्सेप्ट कम है, फैक्चुअल लेवल का ज्यादा है। ठीक है ना। अगर आप लोग बुकलेट पढ़े होगे, उसमें देखे होगे बुक्स का नाम है, उसके ऑथर का नाम है, ठीक है ना, ये चीज ज्यादा है। और उसी में आप लोग देखे होंगे कि लोक प्रशासन के ये जो 7 चरण है विकास के, उसमें कुछ सिद्धांतों की बात की गई है। लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए, लोक प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए, ये जो विभिन्न विद्वानों ने दिया, वो क्या है? लोक प्रशासन का सिद्धांत। तो एक सिक्के का 2 पहलू होता है ना, कोई पॉजिटिव पहलू रखेगा, कोई उसकी आलोचना करने वाला होगा। इट मींस कि लोक प्रशासन के लिए कोई सिद्धांत लेके आएगा, फॉर एग्जांपल लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत लेके आए,
फिर उसकी कोई आलोचना भी करेगा, नहीं इसमें कमियां हैं, ठीक है। वही 7 चरण में हम लोग देखेंगे कि लोक प्रशासन के विभिन्न चरणों में अलग अलग सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। कुछ विद्वानों ने कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान है, कुछ विद्वानों ने कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, कला है, ठीक है। ये सारे चीज को हम लोग अलग अलग स्टेप में देखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए प्रथम चरण की बात करते हैं। तो लोक प्रशासन की जो उत्पत्ति होती है ना, लोक प्रशासन शब्द पहली बार अस्तित्व में आता है 1887 में, और इसी के आधार पर लोक प्रशासन के प्रथम चरण का जो कालक्रम माना जाता है, प्रथम चरण 1887 से 1926 प्रथम चरण। अब इसमें क्या हुआ था समझिएगा। इसमें कह रहा है 1887 में वुड्रो विल्सन ने अपनी रचना, पुस्तक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, अपनी रचना द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यह स्पष्ट किया कि सभी देश में संविधान का निर्माण आसान कार्य है, परंतु उसका क्रियान्वयन कठिन है, अतः क्रियान्वयन के पक्ष पर बल दिया जाए। वस्तुतः विल्सन ने राजनीति एवं लोक प्रशासन के अलगाव पर बल दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1887 में लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म लिया। अब वुड्रो विल्सन की रचना है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में बेसिकली विल्सन क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? इस पुस्तक के माध्यम से विल्सन ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश में ना संविधान का जो निर्माण किया जाता है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। किसी भी देश में चाहे वो कितना ही भूखा कंट्री क्यों ना हो, कितना भी गरीब कंट्री क्यों ना हो, वहां पे डेफिनेटली कुछ विद्वानों का समूह होगा, और वो विद्वान चाहे तो आपस में आप कोऑर्डिनेट करके एक जगह बैठ के वो वहां उस देश का क्या निर्मित कर सकते हैं? संविधान निर्मित कर सकते हैं। लेकिन संविधान का निर्माण एक अलग पहलू है, और उस संविधान में वर्णित नियम कानून के अनुसार देश को संचालित करना एक अलग पहलू है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में अस्तित्व में आया, दोनों देश का संविधान लिखा गया, लेकिन आपके भारत में क्या हो रहा है 70 साल में आपके सामने है, और आपके जस्ट पड़ोस में आपका एक कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ क्या हो रहा है? आप उसके 70 साल के इतिहास को उठा के देखिए। भारत का भी संविधान लिखा गया, पाकिस्तान का भी संविधान लिखा गया, संविधान दोनों देश का लिखा गया। पाकिस्तान में भी एक से बढ़ के एक विद्वान थे, उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन इस 70 साल की यात्रा में भारत में अगर एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, आपातकाल लगाया गया था 1975 में, उसके अलावे भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन आप पाकिस्तान उठा के देखिए, 70 साल के इतिहास में शायद ही कोई सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर पाई है। मतलब यहाँ पे क्या है, विल्सन अपने जगह पे बिल्कुल सही है। जो बात उन्होंने 87 में कही वो 1947 से अभी तक बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। कह दिया कि संविधान का होना अलग चीज है और संविधान के अनुसार चलना अलग चीज है। एग्जाम्पल है आपका पाकिस्तान, बगल में आप ले लीजिए नेपाल, 5-6 बार संविधान लिखा जा चुका है, लेकिन अभी वहां पे उठापटक चल रहा है। आप बगल में ले लीजिए अफगानिस्तान, सत्ता परिवर्तन होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार चुनी जाती है, फिर कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होता है, सरकार को बेदखल करके तानाशाही शासन आ जाता है। संविधान तो अफगानिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी है, लेकिन क्या वहां पे संविधान के अनुसार शासन संचालित हो रहा है? आंसर है नहीं। तो क्या विल्सन अपने जगह पे सही थे? तो इस कथन से स्पष्ट होता है विल्सन अपने जगह पे सही थे। किसी देश में संविधान का होना अलग चीज है और संविधान के अनुसार शासन का संचालन अलग चीज है। अब ये एक पहलू हो गया। अब हम लोग दूसरे पहलू की बात करेंगे। दूसरा पहलू क्या है? तो विल्सन का कहना है, और ये आप संविधान जब पढ़ रहे थे जीएस में, वहां पे भी आप पढ़े थे, विल्सन का कहना है संविधान आपका सैद्धांतिक पहलू हो गया, संविधान आपका सैद्धांतिक पहलू हो गया, और उस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए क्या चाहिए? कानून, ठीक है, कानून चाहिए। और वो कानून संविधान का पार्ट नहीं होगा, वो किसका पार्ट होगा? राज व्यवस्था का पार्ट होगा। और वही राज व्यवस्था इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। फॉर एग्जाम्पल आपके संविधान में तो कानून लिख दिया गया, लेकिन उस कानून को, फॉर एग्जाम्पल SC/FT एक्ट है, क्या संविधान सभा के सदस्य आके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने संविधान में लिख दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी धरातल पे किसका है? उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लोकल प्रशासन की। और लोकल प्रशासन किसका पार्ट है?
लोक प्रशासन का पार्ट है। आप मान लीजिए मटिहानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं, आप बलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं, या बेगूसराय सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो आप संविधान सभा के सदस्य को खोजने जाते हो कि लोकल थाना में जाके अपना कंप्लेन कराते हो? लोकल थाना में जाके कंप्लेन कराते हो। वही क्या है? आपका लोक प्रशासन है, वही आपका राज्य व्यवस्था का पार्ट है। और SC/FT कानून जो लिखा हुआ है वो किसका पार्ट है? सैद्धांतिक पहलू है, संविधान का पार्ट है। अंतर समझ पा रहे हो, है ना? 2 मिनट राम, थोड़ा सा तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को कि बेसिकली विल्सन का जो कथन था, लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार, वो चीज, या किसी देश में संविधान का होना एक अलग पहलू है और उसके अनुसार देश को संचालित करना एक अलग पहलू है। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहा गया है 1990 में फ्रैंक जे गुडनो की रचना पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति का कार्य नीति निर्माण है एवं प्रशासन नीति के क्रियान्वयन से जुड़ा है, अतः दोनों में अलगाव किया जाना चाहिए। अब कितना बेहतरीन चीज कहा है फ्रैंक जे गुडनो ने। आपके देश में भी देखिए या दुनिया के किसी भी देश में यही पैटर्न है। शासन 2 भागों में बटा हुआ है, ये सब चीज है, लेकिन स्पष्ट विभाजन ये चीज हुआ है अभी, समझ गए? आप जानते हैं आपके शासन को 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्वाचित और दूसरा चयनित। तो फ्रैंक जे गुडनो का क्या कहना है? गुडनो साहब का ये कहना है कि आपके विकास के लिए, यानी देश के विकास के लिए जो नीति का निर्माण है वो किसका पहलू है? राजनीतिक दल का पहलू है। जो आप सरकार के लिए वोटिंग करते हो वो उनका पहलू है। नीति निर्माण का कार्य राजनीतिक दल का है, जबकि उस नीति को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चयनित व्यवस्था यानी लोक प्रशासन। लोक प्रशासन किसका अंग है? चयनित पहलू है।